नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। जैसा कि आप लोग को पता होगा कि इस समय जब से 2024 पीसीएस का रिजल्ट आया है तो जो कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं उनका हम लोग एक इंटरव्यू ले रहे हैं तैयारी से संबंधित। और उसी क्रम में हमने कई लोगों को जो है आपको मॉक इंटरव्यू हम लोगों ने कराया था, उसको भी हम लोगों ने आपको दिया, पोस्ट किया। और उसके बाद जब सिलेक्शन हो गया तो उसके बाद जो सिलेक्ट हो चुके हैं उनका इंटरव्यू हम लोग ले रहे हैं, जो कि आपको पहुंचा रहे हैं इसलिए कि ताकि आप हमारे सेलेक्टेड बंदों से बात करें, उनसे एक तरीके से उनकी बातों को सीखें, क्या उन्होंने कैसे तैयारी की थी। तो इसी श्रृंखला में आज हमारे बीच हैं यूपीपीसीएस 2024 में 11 रैंक पर चयनित नायब तहसीलदार पद पर आकांक्षा मिश्रा जी। स्वागत है आकांक्षा आपका। थैंक यू सो मच सर। तो आकांक्षा, हम लोग सबसे पहले बात करें कि ये जो खुशी मिली है आपको, सबसे पहले आपने जो है किससे शेयर किया कि यार सिलेक्शन हो गया मेरा? एक्चुअली मेरा मेंस चल रहा था 2025 वाला, तो मेरे माता पिता मेरे सामने ही थे होटल रूम में। तो रात को 12 बजे लगभग रिजल्ट आया था, तो उनके सामने ही मैंने सबसे पहले उनको ही बताया था। उसके बाद फोन करके अपनी बहन को और अपने सर को। अच्छा, जिस दिन रिजल्ट आने वाला था मुझे लगता है सबको खबर तो हो गई होगी रिजल्ट आने वाला है। तो उस दिन मतलब क्या फील हो रहा था कि कैसा लगेगा, क्या होगा? कोई डर मन में या कुछ उत्साह? कुछ सर पिछले 2-3 दिनों से ही चल रहा था कि आज रिजल्ट आ जाएगा, आज आ जाएगा। और मेन से स्टार्ट हो गए थे 29 मार्च से। तो उस दिन का भी पूरे दिन एंजाइटी में गया और अगले दिन मुझे पढ़ाई करनी थी, तो पढ़ाई हो नहीं पा रही थी पेपर 1 और पेपर 2 के लिए। और फिर एट लास्ट आ ही गया था रिजल्ट, तो फिर वो थोड़ा सा इफेक्ट हुआ है ऐसे मेरे मेंस में जी, बस वही। अच्छा आकांक्षा, मैं जानना चाहूंगा कि तैयारी जो आपने शुरू की, कितने आपने अटेम्प्ट दिए और ये सिलसिला जो अभी तक सफलता का आपका रहा, यहाँ तक संघर्षों का पूरा कैसा जर्नी क्या रही है आपकी अभी तक फिलहाल? सर जर्नी काफी अप्स डाउन वाली रही है। और मैंने लगभग कोविड के पहले प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी। 19 के पहले मतलब? जी। एक्चुअली मैंने लेट स्टार्ट की है। सच ये है कि किसी कारणवश मेरी माँ की तबीयत खराब रहती थी, तो उनका हार्ट का ऑपरेशन हुआ था। तो एमएससी किया मैंने, उसके बाद घर से ही फिर मैंने एमए किया सोशियोलॉजी में। एमएससी किया जी। फिर उसके बाद फिर मैंने सोशियोलॉजी से एमए किया कि पढ़ाई ब्रेक नहीं होनी चाहिए, यही सोच के सिर्फ। और बस घर पे रह के थोड़ा सा मम्मी की सेवा वगैरह। उसके बाद फिर मैंने 2019 से पढ़ाई स्टार्ट की सिविल में आने के लिए। फिर कोविड आ गया तो मुझे वापस आना पड़ा जी। उस बीच मैंने 2 अटेम्प्ट दिए यूपीएससी के, लेकिन थोड़ा यूपीएससी में मेरा प्री नहीं क्वालिफाई हुआ, तो थोड़ा डिमोटिवेशन हुआ। तो फिर मैंने स्विच किया यूपीपीसीएस की तरफ। ठीक है। तो पहले 1-2 साल मुझे पता ही नहीं था कि यूपीपीसीएस के लिए थोड़ा अलग जगह अलग। हाँ, जी जी। ये थोड़ा सा एक चीज मैं यहाँ पर कर दूं, यूपीएससी पीसीएस में हल्का सा स्टडी में अंतर होता है, अभी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी आकांक्षा जो कह रही है उसको सुनते हैं। ठीक है। जीएस तो सेम है, सबको वही पढ़ना पड़ता है, लेकिन पेपर का जो पैटर्न है प्री का, वो थोड़ा सा अलग था, वो मुझे आइडिया नहीं था। तो उसी यूपीएससी के नोट से ही मैंने पढ़ाई करना शुरू कर। तो मेरे 2 या 3 अटेम्प्ट शायद प्री के भी नहीं निकले, यूपीपीसीएस में भी। फिर 2022 से मुझे आइडिया लगना शुरू हुआ, तो मैंने घटना चक्र वगैरह सारे पढ़े। और पीवाईक्यू मैंने बहुत ज्यादा थॉरली लगाया है, बहुत ज्यादा। एक आता है यूथ पब्लिकेशन का 31,000 वाला जी, उनको मैंने अच्छे से लगाया और अच्छे से नोट्स बनाए। और 2023 में फिर मुझे लगा था कि शायद हो जाएगा, लेकिन सीट्स नहीं बढ़ पाई थी, उसमें भी मेरा प्री नहीं हुआ। तो 3 अटेम्प्ट मेरा प्री नहीं हुआ यूपीपीसीएस का भी। तो शायद आप गिन सकते 5 से 6 बार मेरा प्री ही नहीं हुआ। 5 से 6 बार जी। और उसके बाद फिर 2024 वाला पहली बार मेरा प्री निकला। और पहली बार प्री निकला और फाइनली सिलेक्शन हुआ है। ये बहुत इंटरेस्टिंग बात आकांक्षा ने कही है कि लगातार 5 बार 4 बार जी नहीं, ये मेरा 4th अटेम्प्ट था पीसीएस में। टोटल मैंने कहा कि मेरे हाँ जी। ये देखो लगातार इनकी जो है मतलब असफलताएं रही हैं प्री को, मतलब प्री नहीं निकला। आप लोग एक बार प्री नहीं निकलता तो हम डिमोटिवेट हो जाते हैं, लेकिन आकांक्षा एक प्रत्यक्ष उदाहरण है आपके सामने कि इन्होंने हार नहीं मानी, प्री नहीं निकला। एक इंसान होता है ना कि यार मेंस नहीं, चलो हमने दिया है, कम से कम एक और रहता है मोटिवेशन, लेकिन किसी का प्री नहीं निकल रहा है लगातार। लेकिन जब निकला तो एक अच्छे पद पर जो है आपकी नियुक्ति हो रही है। अब ये बड़ी अच्छी बात है। आप लोग भी नेगेटिव प्लीज मत रहिएगा इस बात को लेकर के। अच्छा आकांक्षा, एक चीज मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जो तैयारी का तरीका पीसीएस को लेकर के होता है, उसके पहले आपने एक खास अभी बात कही कि पीवाईक्यूज। जी जी। पीवाईक्यूज का रोल अगर मैं आपसे पूछूं कि कितना रहता है, चाहे वो प्री के स्तर की बात करूं या मेंस के स्तर की, आपके अकॉर्डिंग कितना रोल है प्री का? सर मुझे लगता है सबसे बड़ा रोल पीवाईक्यू का है। प्री हो या मेंस हो, किसी भी एग्जाम में सबसे बड़ा रोल इसका है। बशर्ते पहले आपने जीएस अच्छे से कर रखी हो, एनसीईआरटीज वगैरह के लिए। मैंने एनसीईआरटीज बहुत बार पढ़ी थी और 6 से 12 तक की पढ़ी थी। 6 से 12 की। क्योंकि मेरी जो पूरी एजुकेशन है वो मेरा प्री एकेडमिक अच्छा नहीं है। मैं बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी से, एक पीजी कॉलेज है गवर्नमेंट का, वहीं से पढ़ी हुई हूँ। वहाँ पे टीचर्स वगैरह का आप सब जानते हैं क्या स्थिति है। तो मैंने पूरी पढ़ाई घर पे की है। तो जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की तो मुझे कोई आइडिया नहीं था, तो मैंने एनसीईआरटी सबसे पहले उठाई और 6 से लेकर के 12 तक की सारी जी सारे सब्जेक्ट्स की
मैंने अच्छे से पढ़ी है, 2 या 3 बार मैंने सारे सब्जेक्ट्स की पढ़ी है। उसके बाद मुझे लगभग 2 सालों के बाद आइडिया लगना शुरू हुआ, क्या कैसे नॉलेज हुआ कि कैसे क्या करना। उसके बाद फिर मुझे पीवाईक्यू का रोल समझ में आया, लिंकेज समझ में आया। सारे पीवाईक्यू की वजह से आपको लिंकेज समझ में आने लगेंगे। आप जीएस कितना भी पढ़ लीजिए, आप कंप्लीट नहीं कर सकते कभी भी। पीवाईक्यू से आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। एग्जाम पीवाईक्यू से ही निकलता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात कही, और अक्सर मैं क्लास में कहता रहता हूँ करंट अफेयर्स के कि किस तरीके से जो है पीवाईक्यूज का रोल होता है। ठीक है, अच्छा आकांक्षा, डिकोड के साथ आप कैसे जुड़ी, कैसे जुड़ना हुआ, आज यहाँ पे हैं आप, कैसे क्या हुआ? सर सबसे पहले डिकोड के साथ मैं 2023 में जुड़ी थी एक्चुअली। अच्छा। आरओ का एग्जाम मुझे देना था, वो जो कैंसिल हो गया था। उस बीच मुझे पता चला था कि करंट अफेयर का अच्छा क्लासेस चल रहा है। ठीक है। उस बीच मेरी सबसे पहले जुड़ी हुई। उसके बाद फिर 2024 में मैंने इंटरव्यू में आपसे बात की थी, जब मुझे पता चला था कि आप प्रोग्राम चला रहे हैं। एक्चुअली मेरा फर्स्ट डे इंटरव्यू था, तो मुझे कुछ आइडिया नहीं लग रहा था, तो मुझे घबराहट थी बहुत ज़्यादा। तो आपका वो एक शॉर्ट वीडियो देख करके मैंने आपको कॉल किया था, उसके बाद ही हम लोग जुड़े और आपने मुझे गाइड किया। आप लोग जानते हो कि हम लोगों ने इस बार पहली बार मॉक इंटरव्यू कंडक्ट कराया था और बहुत सारे अभ्यर्थी निकले, इसमें से 8 का सीधे सीधे चयन हुआ। तो इनका पहले दिन था आकांक्षा का, तो हम लोग प्रॉपर इंटरव्यू तो नहीं कर पाए, लेकिन हाँ जितना हो पाया था उतना किया गया, क्योंकि पहले दिन था। तो इनके लिए भी एक इंटरेस्टिंग चीज़ थी, हमारे लिए भी था कि भाई चलो पहले दिन हो रहा है। खैर फाइनली इनका हो गया, ये बहुत अच्छी बात रही है। अच्छा आकांक्षा, एक चीज़ बताइए कि तैयारी का जो तरीका होता है बेसिकली, है ना, प्री प्लस मेंस या ओनली प्री या ओनली मेंस, पहले क्या एक स्ट्रैटेजी, जैसे आप नए जो विगनर्स हैं या पुराने जो लोग हैं लगातार तैयारी कर रहे हैं जिनका नहीं हो रहा है, आप उनको क्या एडवाइस देना चाहेंगे, कैसे तैयारी करें वो? सर मुझे लगता है कंबाइन करके पढ़ना चाहिए। कंबाइन करके, जी। और मेंस ओरिएंटेड ज्यादा पढ़ना चाहिए। मेंस ओरिएंटेड ज्यादा पढ़ना चाहिए, क्योंकि मेंस ओरिएंटेड आप पढ़ेंगे तो आपको डेप्थ नॉलेज होगी चीजों की, सब्जेक्ट्स की, हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो या इकोनॉमिक्स हो, किसी भी चीज की। और जब एक डेप्थ नॉलेज हो जाती है, तब आपको प्री के लिए हार्डली 4 से 5 महीने चाहिए। आप पूरे साल प्री करते रहिएगा, कभी कंप्लीट नहीं होगा और आपका मेंस भी छूट जाएगा। तो मेरे साथ ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन होने का एक जो मेन रीजन है वो एक यही है कि मैंने लगातार मेंस के पर्सपेक्टिव से ही पढ़ाई की है। जी। जिस बार मेरा मेंस निकला है फर्स्ट टाइम में ही, मेरा ये था कि मैं कुछ ना कुछ लिखते रहना, और मेंस के लिए टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर ली। कभी ऐसे ही पढ़ रहे हैं तो सिर्फ यही नहीं कि सिर्फ, और मेरा फैक्चुअल थोड़ा सा कमजोर था, मुझ में एक भी प्रॉब्लम थी, मुझे रटने वाला थोड़ा कम आती है ये चीजें, तो वो भी था। तो आप दोनों को कंबाइन करके पढ़िए। सिर्फ प्री का पढ़ेंगे तो मेंस कभी नहीं निकलेगा, सिर्फ प्री निकलता रहेगा। ये बात देखिए, मैं अक्सर आप लोगों से कहता हूँ, करंट अफेयर्स की क्लास में कहता हूँ, आप लोगों में से बहुत सारे लोग आते हैं, मिलने आते हैं ऑफिस, तब भी कहता हूँ कि भाई मेंस ओरिएंटेड आपकी तैयारी होनी चाहिए। भाई आपका कॉन्सेप्ट अगर आपका प्रॉपर क्लियर हो गया तो कॉन्सेप्ट में से आप फैक्ट तो निकाल सकते हैं, सिंपल सी बात है। और अगर आप लगातार प्री तैयारी कर रहे हैं, फिर प्री नहीं निकला, फिर से प्री पे लग जाएंगे, फिर नहीं निकला, फिर मेंस कभी आप टच कर ही नहीं पाएंगे। जी बिल्कुल, कलम चलती रहनी चाहिए, ये आकांक्षा का अल्टीमेटली कहने का मतलब मीनिंग है ओवरऑल। और सर एक चीज मुझे और बोलनी है कि जो लगातार प्री जिनका निकलता है ना, मैंने अक्सर देखा है कि उनका मेंस नहीं निकलता। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आकांक्षा ने कही है कि जिनका लगातार जो प्री टॉपर होते हैं ना, अक्सर हम लोग कहते हैं प्री टॉपर, प्री टॉपर हमें नहीं बनना है। आपको सिलेक्ट नहीं कराता है, प्री आपको सिर्फ एंटर करता है कि आप एंटर हो जाइए इस एग्जाम में, क्योंकि सिलेक्शन आपको मेंस ही देता है। मेरे जानने वाले हैं सर, एक 8 या 9 बार से मेंस दे रहे हैं लगातार, और उनका कभी मेंस क्वालिफाई नहीं किया। तो आपको मेंस अच्छे से करना है, मेंस आप अच्छे से करेंगे, प्री अपने मन से बेहतर होने लगेगा, और फिर पीवाईक्यू आपको अच्छे से करना है। बहुत इंपॉर्टेंट बात आकांक्षा कह रही हैं, पीवाईक्यूज का बहुत रोल है। और अगर आप लगातार प्री कर रहे हैं तो इसका मतलब आप मेंस नहीं कर रहे हैं, इसलिए मेंस ओरिएंटेड प्रिपरेशन आपको जरूर करनी चाहिए। आल्सो पीवाईक्यूज, टेस्ट सीरीज वगैरह का रोल कितना है? प्री के लिए तो सर मैंने कोई टेस्ट सीरीज नहीं ली, लेकिन करनी चाहिए। हाँ करनी चाहिए, लेकिन मैं आपको बताऊं कि मैंने ऑनलाइन, जैसे कि होता ना कि मॉक कोचिंग, जी देख रहे हैं, और जैसे कि मार्केट से ऐसे ही परचेज कर ली कुछ, मतलब कहीं कोचिंग में जाकर मैंने ऑफलाइन नहीं दी है। पीवाईक्यू पढ़ा, और एग्जाम के 15 या 20 दिन पहले कुछ 7-8 पेपर उठा ली अलग अलग कोचिंग्स के। पीवाईक्यू भी जस्ट लाइक मॉक आप यूज कर सकते हैं, आप ऑप्शंस को ढक लीजिए, भाई क्या कहोगे आप टिक करिए, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, एनसीईआरटी की बात आकांक्षा भी आप कह रही थी कि आपका एकेडमिक नहीं सही अच्छा रहा, तो फिर आपने 6 to 12 एनसीईआरटी पढ़ी। ये चीज बहुत अच्छी है आकांक्षा ने कही कि अगर आपको लगता है कि आपका एकेडमिक नहीं है अच्छा है, वीक है, आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड नहीं अच्छा, तो एनसीईआरटी 6 to 12 आप पढ़ सकते हैं। अगर आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड बहुत अच्छा है तो आप 7th 8th से या 11th 12th की पढ़ सकते हैं। कुछ लोग तो एजुकेशन नहीं भी पढ़ते, वो बीए करते हैं, आर्ट्स के सब्जेक्ट होते हैं, उनके पास होता ही रहता है। एमएससी आपका भी है? मेरा एमएससी है जूलॉजी। अच्छा हाँ, एक बात, जूलॉजी से एमएससी आकांक्षा है ना? जी। कई बार आकांक्षा प्रश्न हमारे पास आता है कि सर हम तो साइंस बैकग्राउंड के हैं सर, हमें तो बहुत डर लग रहा है, ये वो है, कैसे? अच्छा, आपको नहीं डर लगा कि आप मतलब साइंस से आप जो है जा रही मान के? नहीं सर, डर लग रहा था, बिल्कुल लग रहा था, लेकिन मैं बस वही है ना कि करना है तो फिर डरना नहीं है। एग्जैक्टली। तो फिर करना था तो करना था। अब आप
आपको कोई प्रेशर थोड़ा ना कर रहा है कि आपको इस तैयारी में आना है, ना किसी ने आपसे कहा है, आप अपनी चॉइस से आए हैं, बिल्कुल। अपनी चॉइस पे आए तो अपनी चॉइस पे खड़े रहिए। अच्छा, आपकी चॉइस थी, आपके पेरेंट्स की चॉइस थी? सिर्फ मेरी चॉइस थी। आपकी चॉइस थी। मैं सच बताऊं तो मेरे ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि अक्सर मैं कहता हूं कि चॉइस एक्चुअली में अपनी होनी चाहिए। किसी के थ्रू अगर आप पाओगे ना तो शायद आप बीच रास्ते में कहीं, जैसे लगातार आपका प्री नहीं निकला है ना, फेलियर हो रहे थे, तो अगर आप पुश करके आते तो शायद ब्रेक कर देती अब तक, क्योंकि हमारी खुद की इच्छा थी क्या नहीं, अपन को करना है। इसलिए आज हमारे सामने आकांक्षा नायब तहसीलदार के रूप में बैठी है और शुभकामनाएं हम देते हैं कि अगली बार हम बातचीत करेंगे तो एज एसडीएम के तौर पे बातचीत करेंगे, है ना? थैंक यू सर। तो ये लेकिन एक बात मुझे कहनी है, सॉरी। कोई बात नहीं, बोलिए। भले ही चॉइस मेरी थी, लेकिन बाद में जब लगातार मेरे प्री नहीं निकले और मुझे हतोत्साहित देगा, तो पेरेंट्स ने और कुछ लोग पर्सनल होते हैं जो अपने ही होते हैं, जो एग्जैक्टली, बिल्कुल, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। एक दो लोग है, मेरी बहन है और मेरे सर है, उन्होंने बराबर ये बोला कि कोई बात नहीं, तुम फेल नहीं हो सकती, मुझे इतना पता है कि तुम लौटोगी तो बन के ही लौटोगी। अच्छा, फैमिली से एक बात और याद आ गई, मेरे पास कॉल बहुत आती हैं और खासकर अगर इंटरव्यू पेरेंट्स अगर देख रहे हैं तो उनको जरूर ये बात सुननी चाहिए। मुझे लगता है शादी का प्रेशर लड़कियों पर बहुत रहता है। एकदम सच्चाई बताना कि आपके पेरेंट्स ने क्या प्रेशराइज किया इस बात के लिए, कहा कि नहीं बेटा पढ़ो, हम साथ हैं आपके? शुरुआत में किया था, क्योंकि एक्चुअली मैंने स्टार्ट किया है लगभग मुझे एमएससी करने के बाद, और एक अच्छी खासी मेरी एज हो गई थी मेरी शादी वाली। तो वो एक सोशल एक मैंने जब बोला तो पेरेंट्स मेरे बोले बेटा अब शादी की एज है, कर लो शादी, अब इन सब में मत पढ़ो, सिविल में टाइम लग जाता है। फिर मैंने जैसे तैसे उनको मनाया, मेरे पापा जी मान भी गए। तो अगल बगल वाले कुछ जो आपके बहुत ही ज्यादा अच्छे पड़ोसी होते हैं, उन्होंने आगे पापा को समझाया कि क्यों भेज रहे हैं शादी करिए, जो आपका कहते हैं कि शुभचिंतक है, सो कॉल्ड जी। और असल में अभी तक वो मुझे बधाई देने भी नहीं आए हैं तो लेकिन उसके बाद जब भेज दिया एक बार मेरे पापा ने, तो फिर उन्होंने कहा कि बेटा अब बनकर आना, अब तुम निकल गई हो घर से, अब खाली हाथ नहीं लौट कर। फिर बहुत सपोर्ट किया मेरे पापा ने। ये बात अगर वीडियो ये हमारा और आकांक्षा को कोई पेरेंट्स अगर देख रहा है या स्टूडेंट ही देख रहे हैं तो अपने पेरेंट्स को बात सुनाना जरूर एक बार। लास्ट टाइम में जब हमने ईशा हर्षिता का इंटरव्यू किया था तो उसके पापा जो एक्सपायर हो गए थे, तो उन्होंने भी बहुत मोटिवेट किया था, उनकी मम्मी ने, उनको बहन ने। तो अगर पेरेंट्स अपने बच्चों को पढ़ने का मौका दे तो मुझे लगता है कि जो मातृ शक्ति होती है उनके अंदर इतनी शक्ति होती है वो दुनिया की हर एक चीज़ को हासिल कर सकती हैं, है ना? हम कन्याओं की पूजा करते हैं जो है नवरात्रि में, है ना, अलग अलग संस्कार हमारे यहाँ पर होते हैं, तो पूजनीय होती है महिलाएं, उनके अंदर वो आत्मशक्ति होती है। तो अगर वो आत्मशक्ति होती तो क्यों ना हम उनको वो मनोबल प्रदान करें कि जिससे जो है आगे बढ़ पाए। इसके पहले सुषमा यादव का भी इंटरव्यू हुआ था, 6 मंथ प्रेग्नेंट थी वो, तो उन्होंने तैयारी की थी, आजाई हुई थी जिम बन के, तो उनके हस्बैंड ने भी बहुत सपोर्ट किया। तो जिनकी शादी हो गई है उनसे रिक्वेस्ट है कि उनके हस्बैंड उनको बहुत सपोर्ट करें, और जिनकी शादी नहीं हुई है उनके पेरेंट्स उनको जरूर सपोर्ट करें, जिसका जीवंत एग्जांपल आकांक्षा भी सामने आपके बैठी हुई हैं। अच्छा आकांक्षा, एक बात बताइए कि पेपर 5 पेपर 6 यूपी स्पेशल को लेकर के मेरे पास बहुत सारी क्वेरी आई कि सर जब किसी का इंटरव्यू लीजिएगा तो 5th और 6th को लेकर के बताइएगा स्टडी क्या रही है। लेकिन उसके पहले आप मुझे बताओ कि मीडियम आपका क्या रहा, इंग्लिश रहा या हिंदी रहा? नहीं सर, मेरा प्रॉपर हिंदी मीडियम था। हिंदी मीडियम था, ये भी एक खास बात है, देखो इंटरेस्टिंग है। साइंस बैकग्राउंड रहा है, प्लस मीडियम उन्होंने हिंदी लिया, और प्लस एक अच्छे पद पर चयनित भी हुई हैं। तो आप लोग का एक जो प्रश्न रहता है ना कि सर साइंस साइड से हैं, सर ये है वो है, तो वो भी कोई बाधा नहीं है। हिंदी माध्यम से हैं तो भी कोई इतनी बड़ी बाधा नहीं है। अगली बार इसलिए बन जाएगी, इतना पूरे भरोसा है। ठीक है। माध्यम का कुछ इम्पैक्ट पड़ता है कि नहीं पड़ता? हल्का फुल्का कुछ थोड़ा बहुत पड़ता है सर मुझे, थोड़ा बहुत नहीं पड़ता है, बहुत ज्यादा नहीं। अगर पड़ता तो मेरा सिलेक्शन ही नहीं होता। एग्जैक्टली राइट, बिल्कुल हिंदी माध्यम से सिलेक्शन नहीं होता है ना। और बाकी भी हमने जो इंटरव्यू लिए हैं वो हिंदी माध्यम से, तो उन लोगों का सिलेक्शन प्रॉपर्ली हुआ है। अच्छा, पेपर 5 6 को लेकर मैं आपसे बात कर रहा था कि पेपर 5 और 6 के लिए यूपी स्पेशल जो का पेपर है, क्या हम कहाँ से पढ़ें, कंटेंट वगैरह हम कहाँ से उठाएं उसका? वो अभी इंट्रोड्यूस हुआ था सर 2023 में ही, तो इतना ज्यादा उसका मटेरियल नहीं था मेरे पास, तो मैंने नॉर्मल घटना चक्र के जो नोट्स आए थे वो ले लिए थे, और एक ओनली आईएएस करके उनका नोट्स आया था, बहुत वास्ट था वो। तो फिर मैंने घटना चक्र और उसको मिला करके शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर किए अपने, लगभग 25 से 30 पन्नों में कंबाइंड दोनों पेपर मैंने कंबाइंड कर लिए थे, और करंट अफेयर बराबर उसको उसमें लिंक करते गए और अपने नोट्स उसी को इम्प्रूव करते गए बराबर, और उसी से मेरा हो गया था सर। जितना ज्यादा आप कम से कम अपना कंसाइज कर लेंगे सिलेबस को, वो आपको मेंस में उतना ही फायदा करेगा। एक ही बुक थी, एक ही नोटबुक थी मेरे पास, बस उसी को मैंने रिवाइज किया मेंस के टाइम पे डेली। अच्छा, मेंस का नोट्स बनाया आकांक्षा आपने? जी, मैंने मेंस के नोट्स बनाए, बहुत रफ बनाए, लेकिन अपने बनाना चाहिए 100% बनाना चाहिए। मेंस तभी निकलता है, हर एक टॉपिक का नोट्स मैंने 1 या आधे पेज बनाया हुआ है, बिल्कुल, बहुत हर सब्जेक्ट का। मेंस का टॉपिक मतलब नोट्स आपके पास होना चाहिए, क्योंकि भाई रिवीजन करने के लिए और अपनी चीजों को याद करने के लिए आपको होना चाहिए, है ना? बिल्कुल। अच्छा, आंसर राइटिंग को लेकर के आकांक्षा मुझे बताइए कि कब करनी चाहिए आंसर राइटिंग, और कितना रोल है आंसर राइटिंग करने का?
आंसर राइटिंग का ही सर पूरा रोल है। पूरा रोल है। सिलेक्शन पाने में आंसर राइटिंग का ही पूरा रोल है। और कब करना चाहिए ये तो प्री के बाद तो नहीं स्टार्ट करना चाहिए, आपको कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए थोड़ा बहुत। ये नहीं है कि आप सिर्फ आंसर राइटिंग कर रहे हैं या दिमाग उसमें कम से कम PYQs उठा ले, कम से कम कुछ देख लिया, अगर नहीं करे तो माइंड मैप बनाते रहिए। जैसे मेरा ये था कि मैंने नहीं लिखा है मान लीजिए, तो आज मैंने यूं ही एक उठा ली अपनी कोई PYQ वाली और माइंड मैप बना रही हूँ कि ऐसा होगा, इसमें ऐसा कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं क्या, कितनी जगह से लिंकेज हो सकते हैं इसके। और फिर प्री के बाद आपको बिल्कुल भी नहीं रुकना है, अपने मार्क्स मिलाइए कि कितने बन रहे हैं, 100+ आपका जा रहा है तो एकदम बेझिझक लग जाइए, ज्वाइन कीजिए कोचिंग और लिख डालिए जितना लिख सकते हैं। आपको गिनना नहीं है कि कितना लिखना है। गिनना नहीं, एग्जैक्टली राइट। मैंने आखिरी दिन तक मैंने लिखा हुआ है सर, और मैंने 2 से 3 बार ऐसा किया आपने है। 25 वाला मेंस भी आप दे रहे थे? हाँ जी, मैंने 25 वाला मेंस भी दिया हुआ है। ठीक है जी, आखिरी दिन तक इन्होंने लिखा। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है आकांक्षा ने कही, क्योंकि भाई कलम अगर नहीं चलेगी तो फिर कोई मतलब नहीं। आप मोटी मोटी किताबें लेके आ जाएंगे भाई। सिंपल सी बात आकांक्षा, मैं अक्सर कहता हूँ भाई, अगर कंटेंट पढ़ने से अगर सिलेक्शन होता जी, तो सारा कंटेंट तो मौजूद है भाई। आप मुखर्जी नगर, इलाहाबाद, कपूरथला, लखनऊ में आ जाइए, उठा लाइए, बन जाइए SDM। बिल्कुल। लेकिन इतना करने से होता नहीं है जब तक कि आप, जैसा कि आकांक्षा ने कहा, कि एक तो अपने भीतर जो है पेशेंस को रखना है, पॉजिटिव रहना है, लगातार लिखते रहना है। अगर आपका एकेडमिक वीक है तो उसको स्ट्रॉन्ग करना है, उसके बाद अपने मनोबल को आगे बढ़ाते हुए प्रैक्टिस लगातार करती रहनी है ना। बिल्कुल। अच्छा, एक अगर मैं आपसे कहूँ आकांक्षा कि जो बहुत डिमोटिवेट है इस समय, जिन्होंने 25 दिया, एग्जाम नहीं हुआ रहा है, मेंस उनका नहीं अच्छा हुआ है, अच्छा मेंस नहीं अच्छा हुआ है, या वो अभ्यर्थी जो लगातार तैयारी कर रहे हैं उनका नहीं हो रहा है, आप ऐसे स्टूडेंट्स को क्या सलाह देना चाहेंगे? सर खुद को मोटिवेट रखना पड़ेगा किसी भी हालत में। मैंने अपने रूम पे एक चीज चिपका करके रखी थी कि नेवर फॉरगेट व्हाई यू स्टार्टेड, कि वो मकसद कभी नहीं भूलना है आपको कि आप किस लिए घर से निकले थे, बाहर निकल के आपने पढ़ाई शुरू की थी या कहीं भी रह के आपने पढ़ाई शुरू की है। वो हमेशा दिमाग में रखिए कि किसके लिए पढ़ रहे हैं। उन चेहरों को हमेशा याद रखिए जो आपके लिए इंतजार कर रहे हैं कि आप बनिए, आपके बैकबोन है जो, वो बहुत कम होते हैं, 2-3 ही होते हैं पेरेंट्स के अलावा, 1-2 ही होते हैं 2-3 के यहाँ। तो उनको हमेशा याद रखिए और खुद को मोटिवेट रखते रहिए, क्योंकि और कोई आपको मोटिवेट नहीं कर सकता। बिल्कुल। एम आपको याद रखना है अपना कि किस उद्देश्य के लिए आप गए हो वहाँ पे। अक्सर आकांक्षा में क्लास में अपने कंट्रीफेस की कहता रहता हूँ कि भाई जब आप एक खाना जो है अपनी थाली से अपने मुंह तक ले जाइए, तो जो निवाला आप यहाँ से यहाँ तक ले जाते हैं, इसके बीच में जो एक पिता या माँ की जो मेहनत होती है, या जो भी यहाँ पे गार्जियन होते हैं, वो बहुत बहुत मेहनत वाली होती है। तो उस संघर्ष को मुझे लगता है कि याद रखना चाहिए कि हमारा उद्देश्य क्या है। सबसे पहले आप अपने एम को याद रखिए कि हम लखनऊ, दिल्ली, प्रयागराज, पटना, इंदौर, जहां भी आप तैयारी करते हैं, आखिर किस उद्देश्य के लिए हम यहाँ पर आए हुए हैं, बिल्कुल, है ना। खासकर अगर आप एक महिला हैं तो आपको इस बात को और सजगता के साथ समझना चाहिए, क्योंकि कल को कहीं और जाना है आपको। कल की परिस्थितियां कैसी रहेंगी ये ना आपको पता है, ना आपके घर वालों को पता है, ना ही आपके किसी हित मित्र को पता है। इसलिए आपका अपने पैरों पर खड़ा होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि आत्मशक्ति ही मुझे लगता है कि महिला सशक्तिकरण का सूत्र बनती है। राइट? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अच्छा, एक चीज और आकांक्षा मुझे याद आ गई कि कुछ पेरेंट्स जो है बच्चों को डरते हैं, मतलब बाहर भेजने के लिए, अरे यार माहौल दिल्ली का खराब है, लखनऊ खराब है, ऐसा करके। आपको क्या लगता है कि मतलब लड़कियों के लिए है इतनी बड़ी समस्या है वास्तव में कि भाई नहीं भेजना चाहिए? क्या लगता है आपको? सर ये सबके साथ है और ये जेन्युइन है ये प्रॉब्लम। ऐसा नहीं है कि पेरेंट्स यूं ही डरते हैं। मैंने भी देखा है दिल्ली वगैरह में या फिर हर जगह, हर कोई नहीं पढ़ाई करता है, पढ़ने वाले बहुत कम होते हैं बच्चे। मेरे पेरेंट्स को भी डर था, ये डर नहीं था बिगड़ जाने वाला कि इतने माहौल खराब है, ये है वो है। तो इसके लिए फिर आप रिस्पॉन्सिबल है कि आप पेरेंट्स को यकीन दिलाइए कि आप कैसे हैं एग्जैक्टली। पेरेंट्स को आपको देख के विश्वास होगा कि आप पढ़ने वाले हैं, आप यूं ही घूमेंगे फिरेंगे नहीं, टाइम बर्बाद नहीं करेंगे अपना। तो आपको खुद पे ध्यान देना है। आप अगर उन्हें कुछ अच्छा करते दिखेंगे तो पेरेंट्स को अपने मन पे आप पे विश्वास हो जाएगा और वो भेजेंगे आपको। मोटिवेट करते हैं पेरेंट्स से ज्यादा कोई आपको मोटिवेट नहीं कर सकता। बिल्कुल बिल्कुल। बस आपको ही, जो मैंने कहा ना, जो कुछ है बाधा सिर्फ आप हैं और कोई नहीं है बाधा किसी भी चीज में। ये अपने आप को मतलब विश्वास दिलाना पड़ेगा कि नहीं पापा जी हम अच्छे रहेंगे और आपको सिलेक्शन मतलब लेकर के ही आएंगे। बाकी पेरेंट्स को भी डरना नहीं चाहिए। वैसे भी लास्ट टाइम भी हमने ईशा का जब इंटरव्यू किया था तो उन्होंने कहा था कि सर आजकल तो वीडियो कॉल है, ऑप्शन है, कॉलिंग है, बहुत सारे ऑप्शन हैं। ये भी है, आप अगर निगरानी रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं, लेकिन अगर आपने संस्कार अगर अच्छे डाले हैं तो मुझे लगता है कि उससे बड़ा विश्वास फिर क्या ही होगा। सर निगरानी रखने की मुझे लगता है नौबत नहीं आएगी। नौबत ही नहीं आएगी। बच्चों पे विश्वास होता है, पेरेंट्स बचपन से देख रहे हैं हमारा बच्चा कैसा है। ऐसा कुछ मेरे साथ कभी हुआ ही नहीं, क्योंकि
बस ये था। उनको, मेरे पापा को और मम्मी को एक डर हमेशा लगता था कि ये इसको कुछ दिक्कत नहीं होने लगे इतनी बार फेल होने की वजह से, टेंशन, हाँ, टेंशन की वजह से। मतलब ओवरऑल बच्चों को बाहर पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है, नहीं, कुछ नहीं है, ये नोटेड दिस पॉइंट है ना, बिल्कुल नहीं है। कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि मेरे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनके पेरेंट्स भेज नहीं रहे, बोले सर वो क्या करें सर, प्रिपरेशन करनी है लेकिन घर पे सर इतना वर्क हो जाता है। हालांकि ऐसा नहीं घर पे नहीं हो पाता है काम, होता है, लेकिन सबके घर का माहौल अलग अलग होता है। किसी के घर में बहुत फ्रूटफुल माहौल होता है, किसी घर में नहीं होता है। किसी के पेरेंट्स भी बहुत गुस्से वाले होते हैं, तो वो गुस्साएंगे चिल्लाएंगे तो मूड का खराब हो जाएगा। तो अगर आपकी बच्ची चाहती है, मेल फीमेल कोई भी है इनफैक्ट, ठीक है, तो अगर वो चाहता है कि भाई हमें पढ़ने का मौका बाहर देना चाहिए, अगर इकोनॉमिकल कंडीशन नहीं वीक है आपकी, तो मुझे लगता है कि ठीक है, अगर आप इन्वेस्ट करेंगे अपने बच्चे को तो उसका आउटपुट आपका बच्चा जरूर देगा, है ना। अच्छा आकांक्षा, ये जो एस्से है, ठीक है, एस्से को लेकर के खास स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, बेहतर मार्क्स कैसे आ रहे हैं इसमें? सर सॉरी, लेकिन ऐसे को लेके मैंने कोई स्ट्रेटजी नहीं बनाई कोई नहीं थी। मैंने ये सुना था कि जीएस आप अच्छे से कर लीजिए, अगर आपको ठीक ठाक नॉलेज हो गई तो आप लिख लेंगे। यही तो मेन पॉइंट है, हाँ। जीएस अच्छे से कर लीजिए तो हो जाएगा, क्योंकि जीएस अगर आपका अच्छा, भाई आप 6 पेपर करोगे, है ना, 6 पेपर में आप एक तरीके से एथिक्स में आप दर्शन भी पढ़ लोगे, अध्यात्म भी पढ़ लोगे, उधर आपकी करंट अफेयर्स की नॉलेज रहेगी, तो बस हो गया। बस। ये खास पॉइंट इन्होंने कहा, इन्होंने देखो खुद ही नहीं पता है, कंफ्यूजन सा हो रहा है कि यार कुछ किया नहीं बना। जब आप पढ़ते जाते हो तो ऑटोमेटिक आपके अंदर वो नॉलेज जो है इनहांस होती चली जाती है। बिल्कुल। तो इन्होंने कहा कि हमने कोई खास स्टडी नहीं बनाई, लेकिन जीएस पढ़ के हो गया। ओवरऑल जीएस एक अपने आप में रहा है, और कुछ प्रैक्टिस कर लीजिए। मैंने 10-12 ऐसे लिख लिए थे मैंने पहले, बस लिखा ना, बस यही तो मेन इंपॉर्टेंट है। जी, लिखा था मैंने, लिखा था, इंपॉर्टेंट है, लिखा मैंने बहुत है, लिखा बहुत है जी। अच्छा, कोचिंग संस्थान का रोल अगर मैं आपसे पूछूं कितना है, रहता है या नहीं, क्या है? कोचिंग संस्थान का रोल रहता है आपको ये बताने के लिए कि क्या नहीं पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना, एग्जैक्टली, और कितना पढ़ना है, जी। तो रहता है, आपका बेस मजबूत करते हैं कोचिंग, और बस ये कि उस पर बिल्कुल डिपेंड नहीं हो जाना, क्योंकि ये एग्जाम थोड़ा नॉलेज और मतलब कोचिंग का थोड़ा सा हेल्प और बहुत सारे सेल्फ स्टडी से निकलता है सिर्फ। अच्छा, करंट अफेयर्स का भी रोल है क्या? करंट अफेयर्स का सबसे ज्यादा रोल है सर इस एग्जाम में, प्री हो या मेंस। एक सेकंड प्लीज, प्रदम मणिपुर ना, बस नोट पर हाँ, करंट अफेयर्स, सॉरी। अच्छा आकांक्षा, करंट अफेयर्स का क्या रोल है, मतलब कितना है? सर करंट अफेयर्स का सबसे ज्यादा रोल है इस एग्जाम में। प्री में मुझे लगता है 35 से 40 क्वेश्चंस आते हैं। 35-40 जी एकदम। तो आपको करंट तो बहुत अच्छे से करना है। डिकोड पे जो करंट मैं पढ़ाता हूँ, देखा आपने? शायद आपने नहीं देखा। नहीं, मैंने देखा है, मैंने आरओ के टाइम पे भी देखा था। और ये 2024 और 25 में आपको सच बताऊं तो मैं बहुत बीमार रही हूँ, तो मैंने बहुत ज्यादा चीजें इतना की नहीं। वही होता है ना कि जब 100 हथौड़े मारेंगे तो एक हथौड़े से टूट जाता है लास्ट में। तो काफी सालों की मेहनत थी, उसके बाद एग्जाम निकल गया। बस ये है, लगातार पढ़ते रहना चाहिए बस। चलिए, सस्टेनेबिलिटी बिल्कुल। एक लास्ट पॉइंट जाते जाते हमारे व्यूअर्स को कि भाई क्या एक खास 2-3 पॉइंट जो आपको लगता है कि यार ये तो एक बहुत मेन पॉइंट है जो आपको करना चाहिए। लास्ट बात मैं आकांक्षा से पूछ रहा हूँ, फिर हम लोग वाइंड अप कर देंगे। कोई खास पॉइंट जो आप बताना चाहें अपने विद्यार्थी, मतलब हमारे विद्यार्थियों को? सर मुझे लगता है अपने ऊपर दृढ़ विश्वास होना चाहिए, सबसे विश्वास, इतना विश्वास होना चाहिए कि कितनी बार भी मैं फेल हो जाऊं लेकिन मेरा सिलेक्शन होगा जरूर, जो मुझे था। मुझे ये था कि अगर इस बार भी मेरा प्री नहीं निकलता तो 25 वाला निकलेगा, मतलब ये था मेरे अंदर। अपने ऊपर सेल्फ डाउट नहीं करना है कभी भी, और डेडिकेशन बहुत रखिए पढ़ाई को लेकर के। पढ़ाई से बोर मत हो, कोई भी पढ़ाई से बोर होने लग जाएंगे अगर, तो ये इतनी बोझिल हो जाती है लाइफ फिर सिविल की कि आप रह नहीं सकते इसमें। आप फिर सोचेंगे कि मैं यहाँ चला जाऊँ, क्लर्क का ढूंढ लेता हूँ, फिर ये एग्जाम दे देता हूँ, सारी चीजें आने लगती हैं सामने। बिल्कुल। तो डेडिकेशन रखिए, शिक्षा से प्यार करिए बहुत ज्यादा, शिक्षा से प्यार कीजिए, बिल्कुल जी। और अपने लिए कुछ, अकेले आप रह रहे हैं तो कुछ अपने लिए कुछ ना कुछ ढूंढते रहिए कि यार कैसे मैं अपना मन लगा के रखूं। जब मेरा पेपर नहीं निकलता था तो एक्चुअली मेरा म्यूजिक में इंटरेस्ट है, हॉबी है मेरी, और मैंने सीखा हुआ भी है, तो कुछ ना कुछ कराओके लगा लिया, गा रहे हैं। बीच में एक वीडियो मैंने देखा भी था आपका। जी फ्लूट बजाना सीख रहे हैं, कुछ नहीं तो बस ये सब चीजें चलती रहती थी मेरी। तो कुछ अपना मन लगाने के लिए करते रहिए, क्योंकि 1 साल का पूरा साइकिल होता है, फिर प्री आता है जी। तो बस, और जिनको आप प्रेम करते हैं उनके बारे में लगातार सोचते रहिए कि कोई है जो आपका इंतजार कर रहा है। भाई माँ बाप आपका इंतजार कर रहे हैं। प्रेम की बात की, प्रेम दूसरा प्रेम समझिएगा, प्रेम मतलब माता पिता और आपके ईश्वर आराध्य। जी बिल्कुल। पता चलेगी कहीं और पे कुछ पकड़ लेना, ठीक है। प्रेम अपने आराध्य से, प्रेम अपने ईश्वर से। दूसरा वाला प्रेम भी महत्वपूर्ण है, ऐसा नहीं है कि आप पत्नी है, कोई ऐसा खास व्यक्ति, तो निश्चित तौर पर आप निकल सकते हैं। ओवरऑल कि जो भी व्यक्ति आपके लिए घर में इंतजार कर रहा है, जी, जो भी आपका घर में जिसने आपको विश्वास से भेजा है वो आपका प्रेमी होगा, मतलब आपको प्रेम करेगा, आपके माँ बाप हैं जैसे या कोई भी है।
तो जो भी उसकी लाज रखिए थोड़ा सा, और आप बस पढ़ाई करके उनको रिजल्ट दीजिए, बस वो आपकी खुशी चाहते हैं और कुछ नहीं चाहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात आकांक्षा ने कही कि दृढ़ प्रतिज्ञ रहना होगा, दृढ़ विश्वास रखना होगा, और आपके जो अपने हैं, जो आपको प्रेम करने वाले जो लोग हैं, आपके सगे संबंधी, आपके पेरेंट्स, उनके अपेक्षाओं पर खरा उतरने का भरपूर प्रयास कीजिए। जी बिल्कुल। ठीक है आकांक्षा, बहुत ज़्यादा टाइम आपका नहीं लेंगे। आकांक्षा एक्चुअली में आज इनका डे भी था और फ़ोन खुद ही आकांक्षा का है कि सर आज आपने बुलाया था तो आना चाहती हूँ मैं, तो और लेकिन अभी जिनको निकलना भी, तो हम लोग बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। और अच्छी बात यह है कि खुद आकांक्षा आई है अपने आप में, तो इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू आकांक्षा। और डिकोड परिवार की तरफ से और मेरी तरफ से आपको अग्रिम शुभकामनाएं एसडीएम बनने की। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।